जो कभी स्ट्रैटेजिक पार्टनर थे, आज वो कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में एक नया और काफ़ी खतरनाक चैप्टर खुल रहा है, जहां तुर्की और इजराइल आमने सामने हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि ईरान के बाद इस रीजन की अगली सबसे बड़ी दुश्मनी यही होगी। पर सवाल ये है कि जो देश कभी इतने करीबी दोस्त थे, वो आज इस मोड़ पर कैसे आ गए? तो चलिए जरा इस पूरी कहानी को समझते हैं। ये कोई खाली बयानबाजी नहीं है। ये तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की तरफ से एक सीधी मिलिट्री धमकी है। वो काराबाख और लीबिया का नाम लेकर अपनी हाल की मिलिट्री जीतों की याद दिला रहे हैं। मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं कि तुर्की इजराइल के खिलाफ भी ऐसा ही एक्शन लेने से हिचकिचाएगा नहीं। और इस एक बयान ने पूरे रीजन में खतरे की घंटी बजा दी है। ये बदलाव सच में हैरान करने वाला है। सोचिए, 90 के दशक में ये दोनों देश इतने करीबी थे कि आपस में मिलिट्री और इंटेलिजेंस की जानकारी शेयर करते थे, और आज एक दूसरे पे वॉर क्राइम्स का इल्जाम लगा रहे हैं और डिप्लोमेटिक रिश्ते पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। मतलब जो दोस्ती थी वो पूरी तरह से पलट चुकी है। तो आखिर ये दोस्ती दुश्मनी में बदली कैसे? चलिए देखते हैं कि अभी इन दोनों देशों के बीच असल में चल क्या रहा है। क्योंकि मामला सिर्फ धमकियों तक नहीं है, बल्कि जमीन पर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो सिचुएशन को और भी ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। तुर्की की तरफ से बातें अब बहुत पर्सनल हो गई हैं। हिटलर से तुलना, वो भी एक यहूदी देश के लीडर की, ये एक बहुत बड़ी और चुभने वाली बात है। इससे साफ पता चलता है कि डिप्लोमेसी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अटैक नहीं, बल्कि इजराइल के वजूद पर ही एक सवालिया निशान लगाने जैसा है। और जाहिर है, इजराइल भी चुप नहीं बैठा। उन्होंने भी पलटकर एर्दोआन को एक ऐसा डिक्टेटर बताया है जो बड़े बड़े साम्राज्य बनाने के सपने देखता है। अब होता यह है कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का एक ऐसा खतरनाक सिलसिला शुरू हो जाता है जहां से पीछे हटना या सुलह करना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब बात सिर्फ जुबानी जंग तक नहीं रही। तुर्की ने असल में एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इजराइल को अलग थलग करने के लिए कई बड़े इकोनॉमिक और लॉजिस्टिक कदम उठाए गए हैं। सोचिए, सारा ट्रेड रोक देना, ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो दिखाता है कि तुर्की इस लड़ाई में अपना आर्थिक नुकसान उठाने को भी तैयार है। 4596 साल। नहीं, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। ये वो सजा है जो तुर्की के सरकारी वकीलों ने इजरायली नेताओं के खिलाफ एक सिंबॉलिक केस में मांगी है। अब भले ये सजा असल में होगी नहीं, पर ये नंबर दिखाता है कि ये कानूनी लड़ाई कितनी सीरियस हो चुकी है और इसका मकसद इजराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाना है। तो अब एक नया मोर्चा खुल गया है, लीगल वॉरफेयर का। तुर्की 2010 के गाजा फ्लोटिला वाले मामले को फिर से उठा रहा है। आपको याद होगा, जब इजरायली कमांडो ने मदद ले जा रहे एक जहाज पर हमला किया था जिसमें कई तुर्की एक्टिविस्ट मारे गए थे। अब उसी पुराने मामले को इजरायली लीडरशिप के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। तो आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा और देखना होगा कि कैसे इन दो पुराने दोस्तों के रिश्ते में धीरे धीरे कड़वाहट घुलती चली गई। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। 1949 में तुर्की पहला मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी। एक बहुत बड़ा कदम था। 90 का दशक तो गोल्डन एरा था। लेकिन 2002 में एर्दोआन के सत्ता में आने से चीजें बदलने लगी। फिर 2010 का फ्लोटिला कांड हुआ और रिश्ते बिगड़ते गए, और आज 2024 में रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और ये कोई दिखावे की दोस्ती नहीं थी, ये एक असली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। 90 के दशक में दोनों ही देश सीरिया को एक बड़े खतरे के तौर पर देखते थे और उसे काबू में रखने के लिए आपस में खुफिया जानकारी तक शेयर करते थे। ये समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि आज की दुश्मनी कितनी गहरी है, क्योंकि ये एक बहुत मजबूत रिश्ते के टूटने से बनी है। तो इस टकराव के पीछे असली वजह क्या है? ये सिर्फ कुछ हाल की घटनाओं का नतीजा नहीं है। इसके पीछे हैं गहरी जियोपॉलिटिकल चालें और दो बड़े नेताओं के अपने अपने बड़े प्लान्स। यह मामला बिल्कुल साफ है। एक तरफ है एर्दोआन, जो तुर्की को पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहते हैं और इसके लिए फिलिस्तीन के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं। और दूसरी तरफ है नेतन्याहू का इजराइल, जो अपनी रीजनल सिक्योरिटी को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता और उसका मेन फोकस ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। इनके लक्ष्य सीधे सीधे एक दूसरे से टकराते हैं और पूरा मिडल ईस्ट इनका अखाड़ा बन चुका है। तो फिलिस्तीन का मुद्दा इस पूरी लड़ाई के सेंटर में कैसे आ गया, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि मामला सिर्फ मानवाधिकार का नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। समझते हैं कैसे? देखिए, एर्दोआन के लिए फिलिस्तीन का मुद्दा एक मास्टर स्ट्रोक जैसा है।
इससे वो ईरान और सऊदी अरब जैसे अपने राइवल्स को साइड करके खुद को दुनिया भर के मुसलमानों के सबसे बड़े चैंपियन के तौर पर पेश करते हैं। और ये एक सोचा समझा इकोनॉमिक दांव भी है। उनका मानना है कि 57 मुस्लिम देशों के बड़े बाजार से जुड़ना लंबे समय में इजराइल के साथ ट्रेड के नुकसान से कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। तो अब आगे क्या? इस बढ़ती दुश्मनी का असर क्या होगा और आने वाले वक्त में क्या क्या हो सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में है, जब दो ताकतवर देश एक दूसरे को मिलिट्री एक्शन की धमकी दे रहे हों, तो क्या इन दोनों में सीधी जंग हो सकती है? क्या ये वाकई मुमकिन है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। डायरेक्ट वॉर की संभावना लगभग जीरो है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है नेटो। तुर्की नेटो का मेंबर है, और नेटो के नियम के मुताबिक एक मेंबर पर हमला मतलब पूरे ग्रुप पर हमला, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। ये एक ऐसी रेड लाइन है जिसे इजराइल कभी पार नहीं करना चाहेगा। लेकिन जंग नहीं होगी, इसका मतलब ये नहीं कि कोई खतरा नहीं है। खतरा है, और बहुत बड़ा है। हम सीरिया और लेबनान जैसी जगहों पर प्रॉक्सी वॉर बढ़ते हुए देख सकते हैं। अगर तुर्की ने बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो कि दुनिया का एक बहुत जरूरी शिपिंग रूट है, उसे ब्लॉक कर दिया, तो इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो आखिर में सवाल यही है, सालों से इजराइल का पूरा फोकस ईरान पर था, पर क्या अब तुर्की, जो कि एक नेटो मेंबर भी है और एक बड़ी इकोनॉमिक पावर भी, इजराइल के लिए अगला सबसे बड़ा और शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल खतरा बन गया है? हो सकता है कि पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य इसी सवाल के जवाब में छिपा हो।